और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आज जो खास योग बन रहा है उस खास योग में यहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। तो ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर से, ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, काशी विश्वनाथ परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, पूजा अर्चना वहां पर होगी और उसके बाद हरदोई के लिए रवाना होंगे, क्या अपडेट? प्रधानमंत्री इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर हैं और वहां पर डमरू दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। ये डमरू दल जब भी प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं, ये डमरू दल हमेशा प्रधानमंत्री के अभिवादन में विश्वनाथ मंदिर में होता है। प्रधानमंत्री को भी इस डमरू दल के बीच में आनंद आता है। फिलहाल आप ये देखिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शंखनाद हो रहा है, डमरू नाद हो रहा है और इस डमरू की ध्वनि के बीच, शंखनाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने आराध्य श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर जाते हुए डमरू दल डमरू बजाता हुआ, शंखनाद करता हुआ और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल अब आप ये देखिए प्रधानमंत्री अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप ये देखिए चारों ओर जो मंदिर में पहुंचे हुए श्रद्धालु हैं वो भी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनका अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। और फिलहाल आप ये तस्वीरें सीधे विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर मौजूद हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए अंदर जाएंगे और सोपचाचार विधि से अब बाबा का अभिषेक होगा, बाबा का शहद से अभिषेक होगा, बाबा का गंगा जल से अभिषेक होगा, दूध से अभिषेक होगा, दही से अभिषेक होगा और तमाम सारी जो पूजन सामग्री है उससे बाबा का अभिषेक किया जाएगा। सोपचार विधि से बाबा का अभिषेक होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की आरती करेंगे। तो फिलहाल ये पूरी तस्वीरें अंदर मंदिर में सारे ही जितने भी पुरोहित हैं, पुजारी हैं, वो पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अनुपम। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो लोगों में गजब का उत्साह दिखाई देता है और आज तो गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं सौगातों की बारिश हो रही है। बिल्कुल अनुपम, आपने बहुत गहरी बात कही। अगर हम एक दिन पहले से आपकी इस बात को जोड़ें तो 6300 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का तोहफा था उसमें पूरा पूर्वांचल था, उसमें पूर्वांचल की कई योजनाएं थी और 2 नई अमृत भारत जो ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, एक अमृत भारत शिवनगरी काशी से महाराष्ट्र के पुणे को जोड़ रही थी, दूसरी वंदे अमृत भारत रामनगरी अयोध्या से महाराष्ट्र को जोड़ रही थी। तो काशी हो गई, अयोध्या हो गई, 6300 करोड़ रुपए की योजनाओं में प्रयाग हो गया और आज तो ऑफिशियल रूप से जब हरदोई के मल्लावा के बिलग्राम तहसील में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे तो फिर पश्चिम के मेरठ से जो जुड़ते हुए मेरठ, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर हरदोई, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रयागराज, मतलब पूरा करीब 600 किलोमीटर। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपने उपेंद्र कही है। आपका एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, कानपुर में आपने काफी काम किया, काशी में आप कई सालों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सियासी नब्ज को समझते भी हैं। 2027 के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री की इन सौगातों का, इन दौरों का 2027 में कितना बड़ा रोड मैप तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए अनुपम, इस बात को हम इस बात से
इस लाइन से भी समझ सकते हैं, इस पॉलिटिकल लाइन से भी समझ सकते हैं कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ने आए, उस वक्त ये कहा जाता था, उदाहरण दिया जाता था बीजेपी की ओर से कि देश में गुजरात मॉडल की तरीके विकास होना चाहिए। आप ये देखिए, आज 14 साल में अब कहा जाता है कि बनारस मॉडल की तरह विकास होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल लाइन है, ये डेवलप हुई है 13 से 14 सालों में। और इस पॉलिटिकल लाइन का ही महत्व है कि बनारस मॉडल का मतलब सिर्फ बनारस नहीं होता है। बनारस मॉडल का मतलब काशी विंध्य कॉरिडोर भी होता है, जो बनारस से मिर्जापुर के डेवलपमेंट पे फोकस है। बनारस के मॉडल का मतलब बनारस से चंदौली भी होता है। बनारस मॉडल का मतलब कलकत्ता एक्सप्रेस वे भी होता है। गाजीपुर बनने वाला 4 लेन भी है। गाजीपुर बलिया मांझीघाट 4 लेन भी है। तो ये तमाम सारे जो विकास कार्य हैं, ये बनारस मॉडल के लिए ही कहे जाते हैं। और अब सीधे तौर पर जब साल 2027 के चुनाव में महज अब 9 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में ये बड़ा असर करेगी। और अब बंगाल चुनाव के बाद पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। तो ऐसे में ये दौरा 6300 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात तोहफा, और अब इसके बाद 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए काशी और काशी पूर्वांचल को और जोड़ना आने वाले वक्त। देखिए, अब विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चंदन लगाते हुए, अनुपम, ये भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बताते रहे। तो ये बड़ा विकास का मॉडल भी तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, और 2027 के चुनाव में बेहद तौर पर बीजेपी इसी मॉडल को आगे रखेगी और विपक्ष पर इसी मॉडल के जरिए विकास ना करने का और बीजेपी द्वारा विकास करने का जो बड़ा आरोप है वो लगेगा। क्योंकि ये मॉडल साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से काशी और काशी के आसपास के जिलों की सूरत बदली, किस तरीके से मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे ने उन गांवों, उन तहसीलों को जोड़ दिया जहां पर कभी कच्ची सड़कें नहीं थी, अनुपम। तो ये बड़ी बात प्रोजेक्ट की होगी जो आने वाले दिनों में बीजेपी रखेगी। फिलहाल बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से अभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जी उपेंद्र, मेरठ से प्रयागराज नहीं बल्कि आप कहिए कि दिल्ली से प्रयागराज को जोड़ दिया, क्योंकि मेरठ से और दिल्ली के बीच की दूरी पहले ही कम हो चुकी है। वहां पर स्पेशल कॉरिडोर के जरिए, साथ ही स्पीड मेट्रो के जरिए, और अब दिल्ली और प्रयागराज के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यानी कि दिल्ली प्रयागराज के बीच आना जाना किसी को हो तो वाया रोड बहुत आसानी से कम समय में वो सफर कर सकेंगे। कुल 8 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। आज के उद्घाटन के बाद 13 एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य है। बहुत तेजी से यूपी की सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर रही है और केंद्र सरकार की मदद से कर रही है। पीएम मोदी आज फिर ये कह सकते हैं कि हम अगर शिलान्यास करते हैं तो हम उद्घाटन भी करते हैं, और यही बात वो दोहराएंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं पीएम मोदी, और इस वक्त आप देखिए जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी की पूजा अर्चना संपन्न करवा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में है इस वक्त प्रधानमंत्री, 2 दिन के दौरे पर हैं। कल कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, वाराणसी के लोगों को सौगात दी। तो आज भी 36,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस वे का, वो पूरी तरह से तैयार है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, बाबा विश्वनाथ के धाम में पुजारी तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं प्रधानमंत्री की ललाट पर। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, हुगली में प्रधानमंत्री ने वोटिंग की, गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करने वाले हैं, और उनकी ललाट पर एक बार फिर तिलक और चंदन लगाते हुए पुजारी दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज का इन तमाम सारी तस्वीरों को अगर जोड़ते हुए देखें तो उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा अमेंडा कि जो आपने कनेक्ट किया है दिल्ली से, ये बेहद सार्थक आपने कनेक्ट किया कि अब वाकई दिल्ली से सीधे प्रयागराज के लिए एक नया वैकल्पिक एक्सप्रेसवे मिल गया। अभी तक दिल्ली से लखनऊ के लिए जो जीटी रोड है वही थी, लेकिन अब ये जो नया विकल्प मिला एक्सप्रेसवे के रूप में, ये बड़ी सौगात मिली है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जरूर कहेंगे इस एक्सप्रेसवे के बाद बीजेपी जरूर कहेगी कि पहले हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और डबल इंजन की सरकार जब काम करती है तो केवल उत्तर प्रदेश की एक राज्य की सरकार 6 एक्सप्रेसवे बना देती है और 600 किलोमीटर का लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना देती है। आप बजट को देखिए तो कितना बड़ा बजट है। तो ये डबल इंजन की सरकार का की ताकत होती है कि जब एक सरकार ही 6 एक्सप्रेसवे बना देती है और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे से वेस्ट से लेकर पूरब जुड़ रहा है, और खास बात यह है कि हम इसको सिर्फ चमचमाती सड़क तक या तेज रफ्तार भागती गाड़ियों तक नहीं देख सकते। जब एक एक्सप्रेसवे बनता है मेन का, तो कई गांव जुड़ते हैं, कई तहसील जुड़ती हैं। वो गांव जुड़ते हैं जिनकी किस्मत में हमेशा कच्चे रास्ते रहते हैं, वो तहसील जुड़ती है जिनमें हमेशा टूटी सड़कें रहती है, और वहां पर ये चमचमाता जब एक्सप्रेसवे बन जाता है तो उस गांव की किस्मत बदलती है, जमीनों के दाम बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की, और बिल्कुल उपेंद्र, 12 जिले हैं जहां से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये वो जिले हैं जो कि पहले से ही रफ्तार के साथ है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जो कि रफ्तार से यानी कि चमचमाती सड़कों से दूर थे। अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इनके वो गांव हैं जो कि मेन सड़क से दूर थे, वो गांव भी अब जुड़ जाएंगे और सीधे रफ्तार वाली सड़क से जुड़ रहे हैं। देखिए मिनका, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही। मैं आपको इसमें बदायूं का एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि बदायूं के दातागंज से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है। ये वो इलाका है जिसको रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में जो गंगा किनारे का इलाका होता है उसको गंगा कटरी कहते हैं। तो रुहेलखंड का ये पूरा इलाका कटरी का इलाका था, जो कभी डकैतों के लिए जाना जाता था, जहां पर शाम को 5 बजे कभी निकला नहीं जाता था। मैं खुद वहां पर जर्नलिज्म के दौरान रहा हूं, मैंने वहां के हालात देखे हैं, क्राइम के हालात देखे हैं, सड़कों की स्थिति देखी है। आप बरसात तो छोड़ दीजिए, हल्की अगर कहीं घर से ही पानी निकल जाए तो वहां पर जल भराव हो जाता था। कच्चे रास्ते थे कटरी के, गंगा कटरी के, और आप ये सोचिए कि इतना महत्वपूर्ण इलाका जो सीधे जोड़ सकता था उन्नाव को, कानपुर को, मेरठ को, उस इलाके की इतने साल तक आप ये कह सकते हैं बीजेपी जरूर कहेगी कि आपने उपेक्षा की। और आज हमने उस गंगा की कटरी में जो डकैतों के लिए जानी जाती थी कटरी, जो कुख्यात डकैतों के लिए, माफियाओं के लिए कटरी जानी जाती थी, आज वहां पर एक्सप्रेसवे दौड़ रहा है, आज वहां एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। तो ये जरूर बात है। और ये बदायूं हुआ, शाहजहांपुर का भी ये इलाका था जो कायमगंज के आगे जुड़ता था, फरकाबाद के कायमगंज के आगे जुड़ता था ये इलाका। पूरा इलाका कटरी का इलाका था, बहुत महत्वपूर्ण था, सबको पता था। इलाकों में अब जो विकास है, कह सकते हैं कि विकास भी तेजी से रफ्तार के साथ पहुंच सकेगा, और जगह जगह पर जो आर्थिक औद्योगिक गलियारे बनाए जाने हैं उसका भी लाभ किसानों को मिल सकता है। ये दावे बार बार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, और स्थानीय निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स के काम होंगे, कृषि क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकेगा जब कोल्ड स्टोरेज किसानों के आसपास कहीं मौजूद होंगे, और जब बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज होंगे, जैसा कि यूपी और केंद्र सरकार ने प्राइवेट लोगों को भी इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आने के लिए आह्वान किया है। बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज होंगे तो उनके बीच आपस में कंपटीशन होगा, किसानों को कम रेट पर कोल्ड स्टोरेज मिल सकेंगे। तो ये सपने हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा होने में अभी कितना वक्त लग सकता है? सड़क तो बन रही है, लेकिन आसपास का विकास। देखिए इनका एक कहावत है कि सड़कें आगे चलती हैं, विकास पीछे चलता है। सड़कें ही विकास लाती हैं। किसी भी इलाके में विकास की पहली जरूरत होती है अच्छी सड़कें, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ से आपके गांव, आपकी तहसील तक विकास को पहुंचने के लिए भी सड़कों की जरूरत होती है। जब सड़कें बिछ जाती हैं, जब एक्सप्रेसवे बन जाते हैं, तब 2 तरीके के सबसे बड़े मेजर बदलाव होते हैं जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद होता है। पहला, उस इलाके की जमीन के रेट बढ़ते हैं। दूसरा, उस इलाके का ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च होता है वो कम हो जाता है एक्सप्रेसवे बनने के बाद। तो जब एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है तो जाहिर तौर पर नई मंडियां बनेंगी किसानों की, छोटी बड़ी, जैसा कि आपने कोल्ड स्टोरेज का बताया, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, नए वेयर हाउस बनेंगे। वेयर हाउस भी आज के समय में पिछले 10 सालों में एक बड़ा रोजगार का अवसर लेकर आया है। जिन इलाकों में एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे है, वहाँ वेयर हाउस,
बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेयर हाउस के लिए जमीनें तलाश रही हैं, लेकिन की जरूरत होती है चौड़ी लंबी सड़कें। अब वो जब सड़क पहुंच गई तो वेयर हाउस किसान के लिए एक सीधी आमदनी का जरिया, रोजगार। अब आप वहां पर ढाबे, वहां पर रेस्टोरेंट, छोटे किसानों के लिए भी ये लाभ की बात है जो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन को तुरंत बाजारों तक, शहरों तक नहीं ले जा पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो फसल है, खासकर जो सब्जी और इस तरह की फसल होती है, वो बर्बाद हो जाती थी या फिर कम दाम पर उन्हें बेचना पड़ता था। अगर उन्हें आसपास इतनी अच्छी बेहतर सड़क मिलेगी तो उनकी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जो है उनकी फसलें आसानी से पहुंच जाएंगी। जो आपने फायदे गिनाए, ये बेहद तौर पर एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। अब मसलन हम बात कर ले, अगर हरदोई की, जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बिलकग्राम में, जहां पे आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं। बिलकग्राम बहुत जो सड़क थी वो सिंगल हाईवे की सड़क थी, 30 फीट की सड़क मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब अगर बिलकग्राम से ये सीधे हाईवे गंगा एक्सप्रेस के जुड़ जाता है तो बिलकग्राम से सीधे किसानों के पास, छोटे कारोबारियों के पास जो ओडीओपी के उत्पाद हैं, उनके लिए सीधा एक बड़ी मंडी सीधी लखनऊ मिल जाएगी, सीधी एक बड़ी मंडी कानपुर मिल जाएगी, सीधी बड़ी मंडी बरेली मिल जाएगी, सीधी बड़ी मंडी जो है शाहजहांपुर मिल जाएगी। तो ये जब आपको छोटे किसानों को बड़ी मंडियां मिलती हैं तो जाहिर तौर पर रेट अच्छे मिलते हैं। बाजार में जब आप किसान पहुंचते हैं तो व्यापारियों पर ही, बड़े कारोबारियों पर भी किसानों की फसल का, उनकी उपज का अच्छा मूल्य देने का दबाव बनता है। तो ये जो पूरी चैन होती है व्यापार की, वो जो है बनती है और जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलेगा। रोजगार का बड़ा फायदा मिलता है, छोटे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं ढाबे किनारे, और तमाम सारे जो अन्य रोजगार होते हैं वो मिलते हैं। फिलहाल इन सब बातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दर्शकों को तस्वीर उतारते चले। बाबा का अभिषेक हो गया है षोडशाचार विधि से, और ये देखिए बाबा को सिंदूर अर्पित किया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि सर्वार्थ सिद्धि योग, देखिए अब सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसी योग में प्रधानमंत्री बाबा की आरती करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी हम आपको जिक्र करते हैं मिनका। आज त्रयोदशी की तिथि है, भगवान विश्वनाथ के पूजा अर्चना का सबसे बड़ा दिन। एक त्रयोदशी, दूसरा बुधवार का दिन भगवान गणेश का पूजा अर्चना का दिन। तो त्रयोदशी की तिथि में 10:30 बजे तक त्रयोदशी है। सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विजय प्राप्त होती है इस सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा अर्चना करने से। और फिलहाल जो अब ये देखिए बाबा को ये बाबा को केसर से देखिए अभिषेक कराया जा रहा है, बाबा को दही से अभिषेक कराया जा रहा है। और माना जाता है कि इस पूरी पूजा अर्चना में विशेष प्रकार की जो औषधियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाबा को देखिए फूलों की माला से बाबा का पूरा श्रृंगार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों की माला श्रृंगार कर रहे हैं। ये आपको याद होगी वो पिछली बार तस्वीरें कि यही एक माला जब प्रधानमंत्री जी पूजा करके निकले थे तो पुजारियों ने पहना दी थी और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री की। तो फिलहाल अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना। और दूसरी ओर हरदोई में भी तैयारी के लिए भी प्रधानमंत्री के लिए यहाँ से रवाना होने के लिए जो रूट है, एयरपोर्ट का रूट है, उसको जीरो कराया जा रहा है। जैसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर से प्रधानमंत्री निकलेंगे, बाया रोड एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से हरदोई के मल्लावा के बिलग्राम तहसील पहुंचेंगे, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। मैं क्या देखिए, मैं कह रहा था तस्वीर, देखिए सीधी तस्वीर, कोई जी बताइए, माला पहनने की सीधी तस्वीर। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त पीएम मोदी ने पहले पूजा अर्चना की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, और उसके बाद पुजारियों ने प्रधानमंत्री को भी आशीर्वाद दिया। बतौर आशीर्वाद उन्हें माला पहनाई। इसी तरह की माला पहने प्रधानमंत्री इससे पहले भी दिखे थे जब वो पूजा अर्चना करने के लिए थे, और वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ से वो हरदोई के लिए रवाना होंगे। और ये देखिए उद्घोष हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर गर्भगृह में पीएम मोदी ने लगभग 10 से 15 मिनट की ये पूजा अर्चना की है। सर्वार्थ सिद्धि योग बताया जा रहा है। जब पीएम ने आरती की बाबा विश्वनाथ की, और प्रधानमंत्री को एक त्रिशूल भेंट किया गया है, उनके स्वागत में डमरू भेंट किया गया है, और बाबा विश्वनाथ मंदिर की एक प्रतिमा भी भेंट की गई है। पीएम मोदी को एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए आप देख रहे हैं।
विश्वनाथ कॉरिडोर एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे धर्म के साथ, धार्मिक विकास के साथ एक क्षेत्र का, एक शहर का, एक जिले का, प्रदेश का विकास किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। भोलेनाथ की नगरी, जो कि प्राचीन नगरी कही जाती है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बहुत पुराना है। दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी। लेकिन उन्हीं श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ गई जब विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इससे पहले पतली गलियां हुआ करती थी, संकरी गलियां हुआ करती थी, साफ सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन उसी वाराणसी में अब जब कोई श्रद्धालु या फिर कोई सैलानी आता है, तब वो यहाँ की साफ सफाई देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। जितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर आते हैं, व्यवस्था को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि किसी को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। तमाम वो द्वार जो पहले थे मंदिर में, अब भी वो द्वार बरकरार है, लेकिन ज्यादा सुविधाओं के साथ मेंटेन्ड है, व्यवस्था अच्छी है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को, सैलानियों को सुविधा होती है। यहाँ साफ सफाई दिखती है, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी की भव्यता नजर आती है। अगर बाबा भोलेनाथ की नगरी है तो वो साफ सुथरी होनी ही चाहिए, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। अब वो सफाई दिखती है और इसकी चर्चा हर वो इंसान करता है जो यहाँ जाता है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम बोलचाल में लोगों के बीच एक धारणा बनी हुई थी पहले कि भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में हम आते हैं तो यहाँ आस्था का केंद्र तो है, लेकिन साफ सफाई को लेकर वाराणसी के लोग सजग नहीं है। यहाँ गंदगी हर तरफ दिखती है, पान की पीक हर तरफ दिखती है। ये आम धारणा थी लोगों में कि यहाँ के लोग निफिक्र होते हैं, साफ सफाई को लेकर भी कोई खास ख्याल नहीं रखते, घाटों पर उतनी सफाई नहीं होती। आस्था तो होती है, एक स्वतंत्रता होती है, उन्मुक्तता होती है, लेकिन सफाई नहीं होती। लेकिन उस धारणा को भी इस विकास के साथ बदल दिया गया। अब बाबा भोलेनाथ की नगरी चमचमाती हुई नजर आती है। आप दिन के वक्त में देखिए, रात के वक्त में देखिए, बनारस की खूबसूरती अलग ही निखर कर आती है। चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या आसपास के बाजार हो या घाट हो, हर तरफ सुविधा बढ़ा दी गई है। आने जाने के इंतजाम बढ़े हैं, पार्किंग जगहों में इजाफा किया गया है, और अभी भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है मंदिर और आसपास के इलाकों में। इस वजह से वाराणसी का एक समग्र विकास हुआ है, और वाराणसी के विकास के साथ पूर्वांचल में और बड़े जिले भी जुड़ जाते हैं। आसपास के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है, और ये सब कुछ विजिबल दिखता है। जो लोग भी वाराणसी आते जाते रहते हैं, उन्हें ये सारी चीजें दिखती हैं। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, अंदर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए और बाहर उनका जो स्वागत किया गया, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए, ये तस्वीर नजर आ रही है। बनारस के लोगों के मन की बात बताइए जरा। आज पीएम आए, 50 बार से ज्यादा का उनका दौरा हो चुका है। बनारस के लोग इतनी धूप में भी डटे हुए थे पीएम को देखने के लिए। उनके मन की बात भी बताइए उपेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले सबसे बड़े अपडेट बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर से अब निकलने वाले हैं, और 1 मिनट में निकल के, क्योंकि जीरो ट्रैफिक करा दिया गया है सड़क का, तो अब वो विश्वनाथ मंदिर से निकल गए हैं और सीधे एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। अब दूसरी बात ये तस्वीर की कि जो भी विधायक थे, चाहे दक्षिणी के हो, कैंट के हो और उत्तरी के हो और मेयर, उन सभी ने अपनी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई यादों का तोहफा दिया है। किसी ने त्रिशूल दिया है, किसी ने डमरू दिया है, और किसी ने गमछा उड़ाया है। अब वहां से अब भाव की बात करें तो भाव काशी के मोदी से प्रधानमंत्री के नहीं, सांसद के हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा मेरी काशी, तो उसके बाद फिर काशी ने कहा हमार मोदी, तो हमार मोदी मेरी काशी का भाव है मेन का। वो आप समझती होंगी कि जब हमार मोदी कोई कहा था भोजपुरी में, तो भाव क्या होता है हमार का। तो ये हमार वाला जो भाव है, जो सेंटिमेंट्स है, ये काशी के साथ प्रधानमंत्री का जुड़ा है। और ये रिश्ता जो है 12वें साल 13 साल 12वें साल में प्रवेश कर रहा है। 14 में रिश्ता बना, और ये रिश्ता इतना भाव से भर गया है कि आप ये जान लीजिए कि आज काशी के हर तीसरे घर में हर उस व्यक्ति की तस्वीर सीधे प्रधानमंत्री के साथ है। ये मतलब आसान नहीं होता हर किसी से जुड़ना, हर किसी के साथ की तस्वीर होना, वो भी प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रोटोकॉल में। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर मेरी काशी के भाव से जुड़े। उनकी कोशिश रही कि वो जब काशी आए ज्यादा से ज्यादा रुक सके, जब काशी आए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल चुके। इसीलिए आप सोचिए एयरपोर्ट में जब प्रधानमंत्री उतरते हैं तो बाहर गाड़ी या बाहर कार्यक्रम में जाने में प्रधानमंत्री को 40 मिनट लगते हैं,
वो 40 मिनट में 100 लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और अगर एक दौरे में आए तो करीबन 400 से 500 लोग मिलते हैं। ये एक भाव होता है अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जाने का, अधिक से अधिक अपने शहर के, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़ जाने का, और उस भाव के रूप में सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर, बेहद अनुशासित होकर अपने प्राइम मिनिस्टर का, अपने सांसद का इंतजार कर रहे थे। और क्षणिक